हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपनी इस वीडियो में करेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर अपना कोशिका संरचना और प्रकार्य है। इनसे कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहने वाले हैं। तो ये सीरीज अपनी चल रही है रीट मुख्य परीक्षा के लिए, साइंस के लिए। तो आज का जो वीडियो है 23 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 22 वीडियो करवा दिए हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं। तो आज का वीडियो रहेगा कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा कोशिका होती क्या है, यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बनता है अगर आए प्रश्न तो। कोशिका देखिएगा, कोशिका है संजीवों की, कोशिका का नहीं, यहाँ पर संजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है कोशिका? कोशिका को कहते हैं संजीव, जो जितनी भी संजीव है पृथ्वी पर उसका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये भी कई बार पूछा हुआ है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। और इसका अध्ययन जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। और रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, कब की थी? 1665 में की थी। और यहां से आपको याद रखना होगा, रॉबर्ट हुक ने जब खोज की थी तो मृत कोशिकाओं के आधार पर उन्होंने खोज की थी पादप कोशिका। ठीक है, जिसमें कॉर्क में सबसे प्रथम देखा। यहां से प्रश्न आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका को देखा तो किस में देखा? कॉर्क में देखा था। और इसको नाम दिया था सेकुली, नाम दिया था। यहां भी ये रखना, सेकुली का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। और इनकी एक पुस्तक भी है, माइक्रोग्राफिया है। ये भी पूछी जा सकती है कोई, माइक्रोग्राफी। अभी इसकी बुक बताइए रॉबर्ट हुक की कौन सी है, माइक्रोग्राफी है। और एंटोनी ल्यूपिन होक जो है 1674 में आती है। और उन्होंने पहली बार तालाब के पानी में जीवित कोशिका, यहां से दो प्रश्न बनते हैं, याद रखना कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है और मृत कोशिका की खोजकर्ता कौन है। जो जीवित कोशिका है उसकी खोज करता है ल्यूबिन होक है, याद रखना। और मृत कोशिका की है रॉबर्ट हुक है। ठीक है, और इन्होंने जंतु कोशिका में जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक करते हैं पादप कोशिका के अंदर इन्होंने की थी। और इसके साथ याद रखना, इन्होंने जो नाम दिया था एनिमल ल्यूकल, एनिमल ल्यूकल नाम दिया था ल्यूवेन होक ने। और इसके अलावा जीवाणु हैं, शुक्राणु हैं, प्रोटोजोआ आदि की भी इन्होंने खोज की थी ल्यूवेन होक ने। तो दो ही प्रश्न यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जीवित कोशिका है और मृत कोशिका की खोजकर्ता कौन है। इतना यहाँ तक आप याद रखिएगा। अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कौन देने वाले हैं? जो कोशिका सिद्धांत है स्लाइडन एवं सुमान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और लगभग स्लाइडन ने 1838 में दिया था और स्वान ने 1839 दिया था। हालांकि डेट आपको याद नहीं रखनी है, केवल सिद्धांत अगर पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम, तो स्लाइडन एवं सुमान के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। और इसके बाद आता है रूडोल्फ विर्चो आते हैं, 1855 की बात है ये। और नई कोशिकाओं का निर्माण इन्होंने एक, यहाँ से मोस्टली प्रश्न आता है कि निम्न में से किसने ये बताया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन से होता है। पूर्व में जो कोशिका होती है उनका विभाजन होता जाता है और नई कोशिका का निर्माण होता जाता है। ये सर्वप्रथम बात किसने कही है? रूडोल्फ विर्चो ने कही थी, इतना याद रखना। और ये सिद्धांत भी एक हो जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। यहाँ से मोस्टली प्रश्न आता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या है, इस प्रकार आता है। इसमें इसके बारे में क्या याद रखोगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। या अपोजिट अगर पूछा जाए तो पूर्व पूर्व स्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का विभाजन होना क्या कहलाएगा? ओमनी सेलुला ई सेलुला कहलाएगा। ये किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया है, इतना इसमें याद रखिएगा। इसके बाद आता है नया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन और समान ने दिया था। उसके बाद देखिएगा रूडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में। स्लाइडन और समान के सिद्धांत का रूपांतरित कर दिया, उनमें कुछ कमियां थी और कमियों के आधार पर कुछ सुधारा रूडोल्फ विर्चो ने। उसके आधार पर एक सिद्धांत दिया, तो और इन्होंने आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत, अगर आप पूछा जाए सर्वप्रथम ये पूछा जाए कि सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन और समान, याद रखना। और जो आधुनिक सिद्धांत के जनक है वो है रूडोल्फ विर्चो है। और इन्होंने इसके आधार पर क्या बताया है? सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव है पृथ्वी पर वो कोशिकाओं से और उनके जो उत्पाद है उनसे ये बने हुए हैं। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ये कथन आप याद रखिएगा, मोस्ट है यहाँ पर कि नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाएं हैं, पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। और इसे रूडोल्फ विर्चो ने ओमनिस ई सेलुला से स्पष्ट किया है। ये मोस्टली प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए आधुनिक विकास विज्ञान के जनक रूप में देखो कार्पिस इस स्वानसन है को आधुनिक विकास के जनक के रूप में जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है ये। ठीक है,
कोशिका सिद्धांत का अपवाद के रूप में बात करें तो वायरस है, क्योंकि यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि यह वायरस जो होते हैं निर्जीव और संजीव दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बन सकता है कि निम्न में कौन सा है जो जिसमें निर्जीव और सजीव के दोनों के गुण पाया जाता है, या कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो याद रखिएगा वायरस जो होते हैं कोशिका सिद्धांत का क्या होता है, अपवाद होता है, क्योंकि ये जो बाहर रहते हैं तो निर्जीव की तरह रहते हैं, जब संजीव के अंदर चले जाते हैं तो संजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। देखो कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया है तो क्या बोलोगे आप, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, जिसका आकार 0.3 से माइक्रोमीटर से ठीक होता है, लगभग इतना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। और यहाँ से पीपीएल को फुल फॉर्म याद रखना, प्लूरो पिनोमिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। निमोनिया, पी साइलेंट होता है, निमोनिया लाइक यानी कि प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पीपीएल को, पीपीएलओ की याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका आकार होता है 170 ठीक है मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। ये आकार, हालांकि इस प्रकार के आकार के नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न अपने बनते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। सबसे बड़ा एक जीवी है, सबसे बड़ा एक जीवी कौन सी, एक कोशिकीय जीवी है जिसमें एक कोशिका होती है, सबसे बड़ा होता है एसिटो बुलेरिया, एसिटो बुलेरिया याद रखिएगा, एसिटो बुलेरिया। और मानव शरीर की अगर कोशिकाओं की बात करें, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की शुक्राणु है, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की शुक्राणु है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अगर, बड़ी कोशिका अंडाणु है। और लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, सबसे लंबी कोशिका है ये। इतना यहां तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहां से देखो पादप और जंतु कोशिका जो होती है उनके लक्षण क्या होते हैं, ये अपने पढ़ेंगे। अब देखिए कोशिका भित्ति, यहां से लक्षण के आधार पर भी प्रश्न बनता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताओ, ये अंतर के आधार पर बनती है, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। जैसे कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति किन पर होती है, ये याद रखिएगा। कोशिका जो भित्ति होती है, पादप कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली से बाहर सेलुलोज की मर्त कोशिका भित्ति होती है, वो किस में होती है, केवल पादप कोशिका के अंदर ही होती है। और जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये इतना याद रखिएगा। और रिक्तका की बात करें, बड़ी केंद्रीय रिक्तका पाई जाती है इसके अंदर, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर। और जंतु कोशिका के अंदर रिक्तता है वो छोटी छोटी अथवा अनुपस्थित रहती है, छोटी छोटी पाई जाती है या अनुपस्थित रहती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस में रिक्तका है जो बड़ी पाई जाती है, तो वो है पादप कोशिका के अंदर। अगर लव की बात करें, जैसे हरित लव वगैरह हो गया, ठीक है, ये किस में पाए जाएंगे, केवल पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। यहाँ से जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर पूछा जा सकता है कि बताइए भी पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, ये अलग है, तो क्यों है, इसमें कोई एक कारण आपको दे देगा, ये याद रखिएगा। तारकाई की बात करें, तारकाएं हैं जो केवल पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो सेंट्रोसोम जिसको बोला जाता है। सेंट्रोसोम आप इंग्लिश भी याद, नाम रखना याद है, सेंट्रोसोम, बहुत बार ये सेंट्रोसोम इंग्लिश में लिखा होता है तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रोसोम है क्या। तो तारकाई होता है, तारकाई हमेशा जंतु कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें, ये पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। और स्पिरोसोम की बात करें, स्पिरोसोम उपस्थित रहते हैं किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर, और ये जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। संचित भोजन है, संचित भोजन ये स्टार्च के रूप में अपना करते हैं। यहाँ से मोस्टली कुछ बनता है कि पादप जो होते हैं, जितने भी पादप है पृथ्वी पर, वो अपना भोजन जो है स्टोर किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। और जंतु किस में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, मानव शरीर के अंदर भी जो भोजन संचित रहेगा, जितना भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है वो ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता जाता है, यहाँ से याद रखिएगा। और कोशिका विभाजन की अगर बात करें, कोशिका विभाजन और के दौरान पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट का निर्माण केंद्र किससे किनारे की ओर होता है, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर। इसमें खांच द्वारा जीव द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है, जो कि किनारे से केंद्र की तरफ
बनता है। और केंद्र की बात, केंद्र परिधि की ओर पाया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तकाएं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर जो केंद्र पाया जाता है वो केंद्र केंद्र परिधि की ओर पाया जाता है। जितनी परिधि बाहर की जो आवरण होता है उसकी तरफ केंद्र पाया जाएगा, और इसमें मध्य भाग में पाया जाता है। इसमें देखो आपको याद क्या क्या करना, एक तो केंद्र वाला याद कर लेना, एक इसमें तारकाएं हैं, तारकाएं किस में पाई जाती है, लवक किस में पाए जाते हैं, रिक्तकाएं किस प्रकार की होती है, और कोशिका भित्ति किस प्रकार होती है। इसमें सारे के सारे याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अंतर के आधार पर पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है कि ठीक है, कोशिका भित्ति है, रिक्तकाएं हैं, लवक है, तारकाएं हैं, ये इतना याद करना। और संचित भोजन है, किस रूप में ये रहते हैं, ये देख लेना आप। इसके अलावा जैसे स्पिरोसोम प्लाज्म डोमेस्टिटा है, कोशिका विभाजन है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आकार की बात करें, आकार जो है, आकार रहेगी अपना, आकार पादप कोशिका के अंदर आकार आयताकार होता है। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका का आकार आयताकार होता है, और इसमें गोलाकार होता है, इस प्रकार जो दे रखा है, देखो ये आयत के समान सी दे रखी है ये, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर ये जंतु कोशिका आती है। इसमें आप देख सकते हो गोल्जी उपकरण है, जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं, चिकनी अंतर प्रदेश जालिका पाई जाती है, केंद्रीय झिल्ली होती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली होती है, तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र, और कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, केंद्रक मध्य में रहता है। और पादप कोशिका की अगर बात करें, हरित लवक का पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। राइबोसोम कुछ एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, ठीक है, इस प्रकार के इसमें आवरण पाए जाते हैं। हरित लवक वगैरह हो गया, खुरदरी अंदर प्रजालिका होगी, लाइसोसोम में है, चिकनी अंदर प्रजालिका है, इस प्रकार के कुछ जो है जंतु कोशिका के अंदर भी सेम है, और पादप कोशिका के अंदर सेम है। थोड़े बहुत है जो अलग है, जो अलग है उनको अपन को याद रखना है, इसमें अंतर के आधार पर प्रश्न मोस्टली बनता है। अब देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है और यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें लक्षण के आधार पर इसमें कौन कौन किस किस्म के अंदर होती है। अगर इसका आकार की बात करें, आकार इतना मोस्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आकार अगर कथन वाला प्रश्न बनाए तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, कथन वाला प्रश्न बनाए तो इस प्रकार का बन सकता है। अगर आकार की बात करें 0.1 से 0.0 माइक्रोमीटर तक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और इसमें यूकैरियोटिक में 5 माइक्रोमीटर से बड़ा आकार होता है इसका। और कोशिका अगर भीतर की बात करें, अमीनो शर्कराओं और म्यूरमिक अम्ल यानी कि जिसको पेस्टिग्लाइकन बोलते हैं से बनी होती है, जो कि माइकोप्लाज्मा में अनुस्थित होती है। याद रखना, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो वनस्पति कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी जंतु कोशिकाओं में अनुस्थित रहती है। जंतु कोशिका में यूकैरियोटिक नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और वनस्पति कोशिका में जो पाई जाती है सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका कला की बात करें, उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सामान्यतः स्टीरोल है रहित, कुछ में श्वसन और प्रकाश के संश्लेषणिक किरणों के रूप में ये कोशिका कला पाई जाती है, जो प्रोकैरियोटिक जंतु वगैरह होती है उसके अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका जो है स्टीरोल है, उपस्थित है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषणिक किरणों के रूप में ये रहित होती है, इसमें ये नहीं पाया जाता है। और संपुट होता है, जीवाणु में उपस्थित होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर संपुट नहीं पाया जाता है। अगर केंद्र की बात करें, केंद्र है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली रहित होता है, केंद्रक झिल्ली रहित होगा, न्यूक्लियोइड कहलाता है इसके अंदर। और केंद्रिका क्या अनुपस्थित रहेगी, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती, केंद्रक पाया जाएगा, झिल्ली रहित होगा, झिल्ली नहीं पाई जाएगी यहाँ पे। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करें, अंदर केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है। यहाँ से इसमें याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली युक्त होगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली रहित होगा, केंद्र को झिल्ली रहता है, केंद्रक पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर केंद्रिका पाई जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। थोड़ा सा ये लिख लेना आप, इनका अंतर के आधार पर थोड़ा सा ये चीजें, कुछ एक चीजें हैं जो बायोलॉजी के अंदर रटनी पड़ती है, बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ये अंतर के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र की बात करें अपने, अगर गुणसूत्र की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में
कोशिका कला में संलग्न एक वलय से रचित डीएनए और हिस्टोन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं यूकेरियोटिक के अंदर। जैसे जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आएगा, नीलहरित स्वाल है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा मनोरम जगत के जीव, तो इसमें ये प्रोकैरियोटिक हो गए। और अन्य जीव जैसे पौधे हैं, जानवर, कवक है, इस प्रकार के जो है यूकेरियोटिक के अंदर आते हैं। कोशिकाओं की बात करें, इसके अंदर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अंतःपर्दोजालिका है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये अनुपस्थित रहती है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित कार्य परिवहन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करती है, कार्य का परिवहन करती है, श्वसन करती है, प्रकाश संश्लेषण आदि करती है। और राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम है, इसमें 17 प्रकार के कार्य करते हैं, उपस्थित होता है कोशिकाओं के अंदर। जो राइबोसोम होते हैं उपस्थित रहते हैं और 17 प्रकार के कार्य कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 80 प्रकार के होते हैं और कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। याद रखने का, यहाँ से प्रश्न मोस्टली बनता है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यहाँ से अंतर के आधार पर पूछा जाए कि 17 प्रकार के जो राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाएंगे, और 80 प्रकार के जो होंगे राइबोसोम वो होंगे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अनुपस्थित रहेगा, और यूकेरियोटिक उपस्थित रहेगा और कार्य क्या करेगा, श्वसन का कार्य करेगा। और लवक की बात करें, लवक के अंदर प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित रहता है, और यूकेरियोटिक जो होता है, यूकेरियोटिक के अंदर लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, क्योंकि लवक जो पाया जाएगा पादप कोशिका के अंदर होगा। इस कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करना, स्टार्च है, प्रोटीन का निर्माण करना, वसा का संग्रहण करना, इसका रहेगा। गोल्जिकाय की बात करें, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, और इसके अंदर, और यूकेरियोटिक के अंदर क्या होगा, उपस्थित रहेगा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय के अंदर क्या होगा, यूकेरियोटिक उपस्थित रहेगा और स्रावी पदार्थ का संचयन करेगा। लाइसोसोम की बात है, लाइसोसोम के अंदर प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित है और यूकेरियोटिक के अंदर लाइसोसोम उपस्थित रहेगा। कार्य क्या करेगा, पाचन और विघटन करना। पाचन और विघटन करना सबसे मुख्य कार्य लाइसोसोम का रहता है। और सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं उसके अंदर प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित रहेगा और यूकेरियोटिक के अंदर क्या होगा, उपस्थित रहेगा। और कार्य क्या करेगा, कोशिका संरचना का निर्माण करेगा, कोशिका भित्तिका का निर्माण करने वाला है। इतना इसमें थोड़ा याद रखना, अंतर के आधार पर ये प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए कोशिका जो संरचना होती है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बन सकता है कि कोशिका संरचना कितने प्रकार की होती है। इसमें याद रखना होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके 3 इसके मुख्य भाग होंगे, 3 मुख्य भाग होंगे कोशिका संरचना के। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, कोशिका कला भी इसको कह सकते हैं। इसकी मुख्य संरचना होती है त्रिस्तरीय संरचना होगी, जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली होती है लिपिड या जिसको फॉस्फोलिपिड बनती है, प्रोटीन या और प्रोटीन से बनी होती है। कुछ कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, कुछ कोशिका ऐसी भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। या मुख्य रूप से लिपिड होगा या उसके अंदर क्या होगी, प्रोटीन होगी। किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। अब देखिए मनुष्य में 52% प्रोटीन और 40% क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। इसका कार्य क्या रहेगा, कोशिका झिल्ली का जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, इसमें आकार देना, आकृति और सुरक्षा प्रदान करना कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य रहेगा जंतु कोशिका के अंदर। उच्चनात्मक पारगम्यता, देखो यह केवल विशेष पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब क्या होता है, कोशिका के अंदर या बाहर जो भी पदार्थ आते जाते हैं, केवल कुछ विशेष पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, का अवगन विषण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। जीवित और सृंद्र झिल्ली, देखो झिल्ली पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। झिल्ली होती है वो क्या करती है, इसमें जो पदार्थ जितने भी आदान प्रदान होती है उनको नियंत्रित करती है, किनको अंदर भेजना है, किनको बाहर ही रखना है। इस प्रकार के नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जीवाणु कोशिका झिल्ली, देखो जीवाणु कोशिका झिल्ली किस प्रकार की बनी होती है,
यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन मेन, ये इतना याद रखना, चयनात्मक पार्क में झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली को कहते हैं। जीवाणु के अंदर मिजोसोम और क्रोमेटोफोर से बने होते हैं, झिल्ली के रूपांतर के रूप में ये पाए जाते हैं। मिजोसोम सबसन में सहायक होता है और क्रोमेटोफोर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगा, जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति बात करें, कोशिका भित्ति है जो स्थिति और संरचना, देखो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित एक आवरण होता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित एक आवरण का कार्य करेगी। और ये मर्त, निर्जीव और पारगम्य झिल्ली होती है, मर्त के रूप में होती है, निर्जीव होती है, क्या होती है, निर्जीव होगी। जंतुओं और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जंतुओं में, याद रखना, जंतुओं में और प्लाज्मा में यह नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इसका कार्य क्या रहेगा, कोशिकाओं को आकार और संरचना प्रदान करना, आकार देना और संरचना प्रदान करना, ये इसका कार्य रहेगा कोशिका भित्ति का। इस प्रकार कोशिका झिल्ली का कार्य इसी प्रकार ये रहेगा इसके अंदर। ये केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ से कोई मोस्ट नहीं है। देखो यहाँ से विभिन्न जीवों की कोशिका भित्ति, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं, जैसे शिवाल है, पिछली बार प्रश्न बना था। शिवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज है, ग्लैक्टेंस है, मेनान्स है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इतना याद रखना। सेलुलोज, ग्लैक्टेंस है, मेनान्स है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है शिवाल की। और पौधों की बात करें, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ये चार याद रखना। जैसे कवक की पूछ ले आपसे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पौधे की होगी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन हो गया। और शिवाल हो गया सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनान्स और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जो पिछली बार रीट 2023 में प्रश्न बना था। हालांकि ये जो प्रश्न आपका 11th क्लास में डायरेक्ट ही दे रखा है, जो कोशिका का चैप्टर है, तो कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं आपको क्वेश्चन 11th से टच करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ही है ज़्यादा। केमिस्ट्री जो अभी फिजिक्स दे रखी है, आप वो 9th और 10th की पढ़ लेते हो तो इतनी काफ़ी है। अब देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति है, जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, देखो पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन, म्यूरिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन की बनी होती है। यह एन एसिटिल ग्लूकोज एमिन NAG और एन एसिटिल म्यूरिक अम्ल से बना होता है, याद ये याद रखना, एन एसिटिल ग्लूकोज एमिन NAG, ये मोस्टली आपको मिलेगा अगर जीवाणु की अगर आएगा तो। जीवाणु का बाहरी आवरण की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है और कोशिका भित्ति और झिल्ली के साथ मिलकर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति, देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति है कोशिका के विकास के दौरान वर्धित क्षमता रखती है, परिपक्वता के साथ घट जाती है। यहाँ से कोई मोस्ट नहीं है बनता क्वेश्चन। मेन देखिए जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो थोड़ा सा अलग लिख लिया करो। जैसे मध्य पट्टिका है उसका, इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन से बनी होती है। यहाँ से पूछ ले कि इसके अंदर जो मध्य पट्टिका है उसके भित्ति के अंदर किससे बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन से बनी होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा है, मध्य पट्टिका और कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं, ये आसपास की कोशिकाओं के द्रव्य को जोड़ने का काम करते हैं। कौन सा, प्लाज्मोडेस्माटा है, इसको जोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति है, पौधों है, कवक है, जीवाणु को संरचना, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। ये कोशिका के भीतर विलयन के संतुलन को बनाने का कार्य करती है। अब देखिए कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की संरचना। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जेली जैसा एक अर्ध द्रवित पदार्थ होता है। यह कोशिका
यह कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में स्थित होता है। कोशिका झिल्ली होती है और केंद्र के बीच में जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, जीवद्रव्य जिसको बोला जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है। पाए जाने वाले घटक देखो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सजीव भाग कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, गोल्जिकाए सजीव भाग में पाए जाते हैं, जीवद्रव्य है। निर्जीव भाग जैसे मेटाप्लाज्म में वसा बूंदे हैं, स्टार्च कण हैं, ग्लाइकोजन कण हैं, रिक्तका, ठीक है, इसमें ये घटक पाए जाते हैं। कोशिकांग अगर वर्गीकरण करें, जैसे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सी है, एकल झिल्ली युक्त कौन सी है, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से कोई मोस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि प्रश्न बनेगा आपका। जैसे दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त है, क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, ये देह दोहरी, ठीक है, झिल्ली युक्त होते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें, जैसे लाइसोसोम है, प्रोक्सीसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर जिसको अंतःपरजालिका बोलते हैं, गोल्जिकाएं हैं। आवरण रहित कोशिकांग राइबोसोम याद रखना, इसमें आवरण रहित होती है, किसी प्रकार का आवरण इसके अंदर नहीं पाया जाता। राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल यानी कि तारकाय हो गया, केंद्र सेंट्रियोल का याद रखना। मोस्टली तारकाय जो आता है, जो जंतु कोशिका पाया जाता है, मोस्टली ये इंग्लिश नाम ही इसमें आपको मिलेगा। सेंट्रियोल क्या होता है, तारकाय होता है, केंद्रिक होगा। इसमें क्या होता है, आवरण रहित कोशिकांग, किसी प्रकार के इसके अंदर आवरण नहीं पाया जाता है। अब देखो जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं अपने को इंग्लिश नाम याद रखना जरूरी है। देखो जीव द्रव्य, देखो कोशिका द्रव्य और केंद्र को मिलाकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है और कोश केंद्र को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। जैसे खोज पूछे तो डुजार्डे ने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है। सारकोड ने इसका नाम दिया था। पुरकुंजे है, पुरकुंजे ने इसको क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, केवल ये याद रखना, पुरकुंजे वाला याद रखना कि जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने इसको नाम दिया था, तो पुरकुंजे ने दिया था। अब ये कोशिकाओं की अगर बात करें, जैसे अंतःपरजालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसकी खोज की थी पोर्टर ने की थी। यहाँ से देखो आपके मोस्टली प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखो अंतःपरजालिका का परिचय देखो, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रीय कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक नलिका नुमा संरचना जाल है। यह झिल्ली युक्त थैले, यह झिल्ली युक्त चपटे थैले नलिकाओं और छोटे गोलाकार कणों से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य घटक आप याद रखना कि सिस्टनी है, वेसिकल्स है, ट्यूबुलस है। इसके जो मुख्य घटक किसके हैं, ये जो मुख्य घटक है अंतःपरजालिका के है, ईआर के है, इतना याद रखना आप। जैसे नाम याद रखना, सिस्टनी है, वेसिकल्स है, ठीक है, ट्यूबुलस है, ये याद रखना। इनके नाम जो है अंतःपरजालिका के मुख्य घटक के रूप में है। इस प्रकार की एक अंतःपरजालिका होती है। इसमें काम कार्य है, जो प्रश्न बनते हैं अंतःपरजालिका, जैसे खुरदरी अंतःपरजालिका दो प्रकार की होती है, ये अपने पढ़ेंगे। ये देखो आर्यर जिसको बोलते हैं, एक अस्यार होते हैं, चिकनी अंतःपरजालिका होती है, और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका होती है। आर्यर की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। मोस्टली जो प्रश्न बनेगा यहाँ से अंतःपरजालिका के अंदर याद रखना, आर्यर के अंदर खुरदरी अंतःपरजालिका होगी, उसके अंदर राइबोसोम जुड़े होते हैं, और 80R पर जो चिकनी अंतःपरजालिका होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से इतना याद रखना, क्योंकि राइबोसोम जिसमें पाया जाएगा वो क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इसका मतलब यहाँ से प्रश्न आपके ये बनेगा, निम्न में से कौन सी अंतःपरजालिका है जो प्रोटीन का निर्माण करती है। तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ से इस प्रकार बन सकता है, करती है, तो आपको याद रखना आर्यर करेगा, यानी कि खुरदरी अंतःपरजालिका है जो प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि इस पर क्या होता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम से जुड़ी होती है। या प्रोटीन का निर्माण किस पर होता है, प्रोटीन का निर्माण अंतःपरजालिका पर होगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है क्या, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, तो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं खुरदरी अंतःपरजालिका पर पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, यह वसा लिपिड के निर्माण में सहायक है। वसा लिपिड के संश्लेषण में यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवाओं का निरावयसीकरण करता है, ठीक है।
इसका कार्य होता है अंतःप्रज्वलिका। इसके अलावा झिल्ली जीवात जनन है, ईआर में बनने वाले प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है ये। अगर यांत्रिक सहारा की बात करें, कोशिका को अंदर से संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है अंतःप्रज्वलिका। और अंतः कोशिका परिवहन है, कोशिका के भिन्न भागों के बीच पदार्थों के परिवहन का कार्य है। ठीक है, गोल्जिका का निर्माण, गोल्जिका का निर्माण कहाँ होगा? अंतःप्रज्वलिका के अंदर क्या होता है? गोल्जिका का निर्माण होता है। मोस्ट राइबोसोम वाला याद रखना आप यहाँ से, मोस्ट यहाँ से यही प्रश्न बनेगा राइबोसोम वाला। एक दूसरा यहाँ से ये रखना कि गोल्जिका का निर्माण कहाँ होगा? गोल्जिका का निर्माण होता है अंतःप्रज्वलिका के अंदर होता है, और गोल्जिका के निर्माण में सहायक है। इसमें भूमिका देखो कैसे शुरू की, यकृत कोशिका में असीआर यानी कि चिकनी अंतःप्रज्वलिका क्या करती है? विषाक्त पदार्थों और दवाओं का निरावशीकरण का कार्य करती है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिका के द्वारा किया जाता है। यहाँ से देखो अंतःप्रज्वलिका है, उसके द्वारा क्या होता है? गोल्जिका का निर्माण होता है। और लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होगा? गोल्जिका के द्वारा होगा। अब देखो गोल्जिका पढ़ते हैं पहले, इसकी खोजकर्ता कौन था? कैमिलो गोल्जी है। कैमिलो गोल्जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? गोल्जिका की खोज की गई थी। इसकी अगर संरचना की बात करें वो ही आगे, क्योंकि सिस्टर्नी है, ये 3 वेसिकल्स है, 3 जो पार्ट जो अपने पढ़े थे अंतःप्रज्वलिका के अंदर है। और ये जो पार्ट है किसके अंदर पाया जाता है? गोल्जिका के अंदर पाए जाएंगे। 3 भागों से मिलकर बनी होती है, मुख्य घटक के रूप अंतःप्रज्वलिका के मुख्य घटक थे, और ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन सी है? गोल्जिका बनी होती है। सिस्टर्नी होता क्या देखो, यह चपटी डिस्क नुमा झिल्लीदार है। ठीक है, सी फेसिस निर्माण का रिश्ता है। सिस्टर्नी की सतह पर जो केंद्र की ओर होती है इसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इतना ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, केवल नाम याद रखना। वेसिकल्स है, सिस्टर्नी है, नाम याद रखे ना। मेन जो मोस्टली प्रश्न बनेंगे ये बनते हैं, जैसे सिस भाग है, सिस्टर्नी भाग है, ठीक है, ट्रांस भाग हो गया, स्त्रावी पुटिका होगी, संक्रमण पुटिका होगी। ये भाग नाम याद रखना आप। यहाँ से मोस्टली प्रश्न ये इस प्रकार बन सकते हैं नाम के आधार पर। सिस्टर्नी वेसिकल्स मुख्य घटक इसके अंतःप्रज्वलिका के हैं, परंतु ये बनकर किससे बनी होती है? किस में होते हैं? गोल्जिका किससे बनती है? गोल्जिका भी सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूबुलस से बनी होती है। ठीक है, इतना याद रखना। और मुख्य कार्य यहाँ से प्रश्न बनेगा। आप देखो गोल्जिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पदार्थों का पैकेजिंग और वितरण करना। यहाँ से इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पदार्थों का पैकेजिंग और वितरण करना कार्य किसका है? गोल्जिका का कार्य होता है। और इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेगी ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है? तो गोल्जिका को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ईआर द्वारा यानी कि अंतःप्रज्वलिका द्वारा संश्लेषित पदार्थों को पैक कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है, कि किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर भेजना है। इस प्रकार कौन कार्य करता है? गोल्जिका कार्य करता है। इसी वजह से गोल्जिका को क्या कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका स्त्रवण की कोशिका के स्त्रावित पदार्थों का प्रबंधन करता है। लाइसोसोम का निर्माण अंतःप्रज्वलिका है, उसके द्वारा गोल्जिका का निर्माण होता है। और गोल्जिका क्या करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। गोल्जिका लाइसोसोम के निर्माण में सहायक यह कार्य करता है। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी गोल्जिका के द्वारा होता है, क्योंकि ठीक है मुरुक स्थल है। ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल आपसे पूछ ले तो कौन सा होगा? ये होगा गोल्जिका होगा, गोल्जिका। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना। और यहाँ से पदार्थों को पैकेजिंग वाला याद रखना एक है, और ये हो गया तीन क्वेश्चन, तीनों ये हो गया कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, गोल्जिका को कहा जाता है। 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे मोस्टली, याद रखना। और शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिका के द्वारा होता है। डिक्टियोसोम पादप कोशिकाओं में गोल्जिका डिक्टियोसोम के रूप में छितरा हुआ गोला होता है। यह नाम याद रखना, डिक्टियोसोम के रूप में छितरा हुआ जो गोल्जिका होता है किस में पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। भाषा के रूप में देख सकते हैं डिक्टियोसोम किससे संबंधित है? तो पादप कोशिकाओं से पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में क्या है? गोल्जिका डिक्टियोसोम के रूप में पाया जाता है। गोल्जिका को कोशिका का लॉजिस्टिक सेंटर भी कहा जाता है। कोशिका का लॉजिस्टिक सेंटर किसे कहा जाता है? गोल्जिका को कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के महत्वपूर्ण जैविक अणुओं का प्रसंस्करण और वितरण का सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसके वजह से इसको लॉजिस्टिक सेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है। इसकी खोज किसने की है? क्रिस्टियन डी डुवे के द्वारा की गई है। डी डुवे के द्वारा की गई है। इनके जितने भी कोशिकांग है इनके खोजकर्ता कौन है? यहाँ से अगर मिला क्वेश्चन आए तो मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा
कि लाइसोसोम की खोज किसने की है, गोल्गी की खोज किसने की है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली बन सकते हैं, ये भी याद रखना। मोस्टली इनके कार्य है कि कार्य क्या करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे लाइसोसोम है, इसका कार्य क्या, लाइसोसोम कोशिका अपशिष्ट निपटान का कार्य करती है। जितनी भी शरीर के अंदर अपशिष्ट है उसका निपटान का कार्य करेगी, कौन करेगी, लाइसोसोम करता है। यहाँ से आपका 1 नंबर प्रश्न लगा सकते हो कि यहाँ से मोस्टली प्रश्न ये बनता है, अपशिष्ट निपटान तंत्र कौन सा है, लाइसोसोम होता है। ये कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है, भोजन है, और कोशिका के पुराने या क्षतिग्रस्त अंगों को तोड़कर सरल पदार्थ में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपशिष्ट निपटान का कार्य में प्रमुख जो भूमिका होती है लाइसोसोम की होती है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न एक बनता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा होता है, इसके अंदर शक्तिशाली पाचनकारी जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेस है, लाइपेस है, प्रोटीएसेस है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन एंजाइमों का निर्माण जो होते हैं आर्यन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। ठीक, इसकी संरचना क्रम में है। अगर प्रमुख कार्य की अगर बात करें इसके, अंतःकोशिकाओं का पाचन, अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में कौन सा हो गया, लाइसोसोम हो गया। आत्मघात, देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि आत्मघाती की थैली, सुसाइड बैग किसे कहते हैं। सुसाइड बैग क्या होता है, वो किसे कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, निपटान का कार्य करती है। जितने भी पदार्थ है जो शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं है उनको निपटाने का कार्य करती है, क्योंकि ये इसे एंजाइम क्या कहते हैं, समय की कोशिका को पचा लेते हैं। देखो आत्मघात का मतलब देखो, यहाँ पूरा पढ़ लो आप। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जब कोशिका क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी या मृत हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाएंगे, लाइसोसोम फट जाते हैं। तो इसके जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, समय की कोशिका को पचाने का कार्य करेंगे। इस वजह से क्या कहेंगे, इसको आत्मघाती कहते, आत्मघाती थैली कहेंगे। समय पचा लेती है ये कोशिका, जितने भी कोशिका होती है, क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करती है। ताकि इसमें लाइसोसोम फट जाते हैं तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, इसी वजह से क्या करेगी, इसको नुकसान को बचाने के लिए इसमें जो एंजाइम होंगे वे समय की कोशिका को पचाने का कार्य करेगी। इसी वजह से इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से वो लाइसोसोम फटते यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं लाइसोसोम आत्मघाती थैली के अंदर। देखिए विशेषता की अगर बात करें एंजाइम की शक्ति, लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन अगर बात करें जैसे 1 नंबर यहाँ से अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में याद रखना, लाइसोसोम है और सुसाइड बैग हो गया, आत्मघाती थैली कौन सा हो गया। ठीक है, ये हो गया, लाइसोसोम हो गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कोशिका के मरम्मत और नवीनीकरण के रूप में पुराने और क्षतिग्रस्त अंगों को हटाकर कोशिका को स्वस्थ बनाने का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम कोशिका को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। और ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की खोज किसने की है, जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। खोज थोड़ा याद रखना आप, मिलान वाला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल प्लाडे ने की थी, और गोल्गी की खोज है, लाइसोसोम की खोज है, ये किसके द्वारा की गई है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो राइबोसोम है क्या, राइबोसोम झिल्ली विहीन है, इसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, गोलाकार संरचना हो जाती है परंतु झिल्ली नहीं पाई जाती, इतना याद रखना यहाँ से। राइबोसोम क्या झिल्ली विहीन होती है, गोलाकार संरचना होती है, ये प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं, और झिल्ली इस पर नहीं पाई जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के उत्तरदायी होती है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप याद रखना राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। देखो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है, स्थान कहाँ आता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है खुरदरी अंतरप्रजाली के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना। खुरदरी अंतरप्रजाली का आरईआर के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अपनी पढ़ाई यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। कोशिका द्रय के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं, हरित लवक के अंदर राइबोसोम होते हैं, और केंद्र के अंदर राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, देखो इसके अंदर क्या हुआ, कोशिका द्रव्य के अंदर ये बिखरे हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करें तो राइबोसोम क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे होंगे। जैसे देखो प्रकार के रूप में बात करें, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं 17
प्रकार का राइबोसोम होता है। तो आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। उप इकाइयाँ 50 और 30 प्रकार की होती हैं, छोटे कार में होते हैं। और कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, झिल्ली रहित होगा राइबोसोम पूरा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलव में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलव में पाए जाते हैं। और 17 प्रकार के ये का पाए जाते हैं यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। बड़े आकार के होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के कोश के अंदर में और आर पर पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोश के अंदर और आर पर पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, उपइकाइयों का संयोजन और वियोजन मैग्नीशियम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, जो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ये वो थोड़ा याद रखना। प्रोटीन का संश्लेषण है, हम आरएनए पर आधारित अमीनो एसिड की श्रृंखला बनाकर प्रोटीन तैयार करते हैं, यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण की गति को नियंत्रित करना इसका कार्य रहेगा। और राइबोसोम का आकार और प्रकार इकाई किस में मापा जाता है? श्वेत वर्ग इकाई होती है। इकाई याद रखना, श्वेत वर्ग इकाई के रूप में राइबोसोम का आकार और प्रकार के जो मापने की इकाई है वो श्वेत वर्ग इकाई है। ये थोड़ा याद रखना आप इस प्रकार। यहाँ से 17 प्रकार की होगी। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके सर्वप्रथम कोलिकर ने इसको देखा था। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट अगर कुछ किसने कहा था? अल्टमान ने कहा था। और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। नाम करता कौन है इसके? बेंडा है। 3 मुख्य जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए हैं। कोलिकर है, सर्वप्रथम इसको देखा। बायोप्लास्ट किसने कहा इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसको किसने दिया? बेंडा ने दिया था। जैसे अन्य नाम इस कोशिकाओं का शक्ति ग्रह, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि कोशिकाओं का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, ऊर्जा का संग्रहण का कार्य करती है। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का श्वसन ग्रह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। श्वसन क्रिया यही संपन्न होती है कि श्वसन क्रिया निम्न में से कोशिका के किस भाग में या किस कोशिकांग में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एटीपी उद्योग या ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा से संबंधित है आ जाए, ऊर्जा कहाँ उत्पादन होती है, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, याद रखना। कोशिका में कोशिका के अर्धस्वायत्तता के कारण कोशिका में कोशिका के रूप में इसको भी कहा जाता है। कोशिका में कोशिका इसको कहा जाता है कि क्योंकि अर्धस्वायत्त अंग है, ये अर्धस्वायत्त अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्योंकि यह अपना डीएनए और आरएनए रखता है और स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग निम्न में से अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो ये कहेंगे, इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वयं का खुद का डीएनए और आरएनए होते हैं इसके अंदर, और स्वयं क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये याद रखें, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा मोस्टली प्रश्न पूछे हुए हैं कि क्रिस्टी किससे संबंधित है। थोड़ा नाम अगर याद हो, नाम ही याद है तो क्वेश्चन अपना हो जाता है। जैसे क्रिस्टी हो गया, मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स किस पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी किस पर पाए जाते हैं? क्योंकि ये दो मोस्टली इसका अंतर पैदा करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, याद रखना। एक बाहरी झिल्ली जिसमें सरल और बिना वलन के होती है, छोटी छोटी छिद्रयुक्त होती है इसके अंदर। ठीक है, वो वलित होकर किस्टी बनाती है। आंतरिक झिल्ली होती है, वलित होकर किस्टी का निर्माण करता है। यहाँ से किस्टी शब्द याद रखना। किस्टी शब्द किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, याद रखना। किस्टी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। किस्टी पर ऑक्सीसोम या F1 कण पाए जाते हैं। यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से याद रखना होगा ऑक्सीसोम या F1 कण किस तरह पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? पहला तो ये प्रश्न होता है कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं। अगर ये पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कहाँ पाए जाएंगे, तो क्रिस्टी पर पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एटीपी निर्माण में सहायक है। मैट्रिक्स भाग की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित जेल जैसा पदार्थ होता है। इसमें निम्न घटक होते हैं, 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और क्रेब्स चक्कर के एंजाइम होते हैं।
क्रेब्स चक्कर जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी निर्माण ऊर्जा उत्पादन देखो, वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के अंदर वायवीय श्वसन की क्रिया है, ऊर्जा की क्रिया है, क्रेब्स चक्कर है, मैट्रिक्स भाग है, ठीक है, क्रिस्टी भाग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ये नाम थोड़े याद रखना, अगर नाम याद होगा तो प्रश्न घुमा फिर किसी प्रकार का देते तो आप कर सकते हो। एटीपी के निर्माण में ऑक्सीसोम की भूमिका, ऑक्सीसोम F1 जो कण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। क्रेब्स चक्कर है, क्रेब्स चक्कर संपन्न कहाँ होता है? यहाँ से अगर प्रश्न बनाना चाहते बन सकता है कि मैट्रिक्स भाग में होते हैं, और मैट्रिक्स भाग किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये वायवीय श्वसन का मुख्य चरण है। वायवीय श्वसन का जो मुख्य चरण कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। अर्धस्वायत्तता कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और आरएनए संवेग होता है, ठीक है, और इसमें राइबोसोम होता है और जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? अर्धस्वायत्तता अंग कहते हैं। इसमें स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कार्य कर सकता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्तता अंग कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से विभाजित भी हो सकता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिका अंग है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, एक तो एक श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। इसी वजह से को माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिकांग कहते हैं। यह कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का बने, ऊर्जा से संबंधित है, श्वसन हो गया, किस्टी हो गया, क्रेब्स चक्र हो गया, वहां पर हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया का ही करके आना है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं आपके। यह कोशिका में उच्च ऊर्जा गतिविधियों वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, जैसे यकृत और मांसपेशियों कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, मांसपेशियों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो लवक, देखो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड जो लवक होते हैं, इसकी खोज हेक्कल ने की थी। अब प्लास्टिड पाए कहाँ जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित रहते हैं। जैसे अपवाद है, यूग्लिना में पाए जाते हैं, यूग्लिना इसका अपवाद है, ठीक है। यूग्लिना ना कि जंतु की श्रेणी में आता है, परंतु इसमें ये पाए जाते हैं यूग्लिना में। लवकों के प्रकार की बात करें रंग के आधार पर, जैसे ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, अवर्णीय लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, इंग्लिश नाम ही इनका याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसको अवर्णीय लवक कहते हैं। वर्णक विहीन होते हैं, मुख्य कार्य क्या? भोजन का संग्रहण करना होता है इसका। इसमें किसी प्रकार का वर्ण नहीं होता है, एक लवक होता है ये, भोजन संग्रह करना, इसके जो मुख्य कार्य है वो आप याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है लवकों में निम्न में से किसका जो कार्य है भोजन का संग्रह करना है? तो ल्यूकोप्लास्ट का है। आंसर में आपको ये इंग्लिश वाला नाम मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश वाला बार मोस्टली कई बार दे देते हैं। ल्यूको भोजन का संग्रह करना ल्यूकोप्लास्ट का होता है। इसके प्रकार देखो, एमाइलोप्लास्ट है, इसके अंदर होता है स्टार्च का संग्रह करेगा। इलियोप्लास्ट है, वसा का संचय करेगा, क्योंकि भोजन के रूप में काम आते हैं ये। एल्यूरोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटीन का संचय करेगा। ये थोड़ी सी अंदरूनी बात आती है इसके अंदर, केवल आप ल्यूकोप्लास्ट में याद रखना भोजन का संग्रह का कार्य करते हैं, इतना याद रखना। वो वर्णीय लवक क्या करेगा? वर्ण देने का कार्य करे, क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करें? वर्णीय लवक होते हैं, इसमें वर्ण हरित को छोड़कर, पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंगीन वर्णक पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य जैसे कैरोटीन है, लाल और नारंगी रंग प्रदान करना। जैसे गाजर का अपने क्वेश्चन बनता है कि गाजर का लाल रंग किसके वजह से क्या होता है? कैरोटीन के कारण होता है। इसमें लवक कौन सा होता है? कैरोटीन लवक होता है। जिस जेंथोफिल का कार्य क्या होगा? पीला रंग प्रदान करना होता है। जैसे फलों और फूलों को आकर्षित रंग प्रदान करना, जितने भी फल है फूल है उसमें जो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं वो वर्णीय लवक होते हैं। जैसे मिर्च और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ये मोस्टली प्रश्न बनता है कि मिर्च और टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। जैसे गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हरित लवक की अगर बात करें अपने, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये नाम याद रखना। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, और वो हो गया ल्यूकोप्लास्ट हो गया। 3 प्रकार के होते हैं ये। क्रोमो अलग, प्लास्ट अलग है, क्लोरोप्लास्ट अलग है, और ल्यूकोप्लास्ट अलग है। इस पर थोड़ा कार्य याद रखना और इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है ये
पर्णहित युक्त हरे रंग का लवक होता है। ये क्या मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो कहाँ होती है? क्रोमोप्लास्ट में होती है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। यह माइटोकॉन्ड्रिया की एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है, ये लवक है। और इसमें डीएनए और धातु यहां से पूछ ली जाती है कि क्लोरोप्लास्ट में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु याद रखना, ये धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जैसे इसकी संरचना की बात करें, इसमें स्ट्रोमा होता है, पटलिकाएं होती हैं, थैलेकाइड होता है, किसमें होते हैं? लवक के अंदर होते हैं। इसका कार्य क्या रहेगा? हरित लवक के अंदर एक तरल भाग होता है, स्ट्रोमा होते हैं। ये क्या करते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा और ग्रेना अपने पढ़ना, इसमें देखना, स्ट्रोमा और ग्रेना। यहां से अगर मोस्टली प्रश्न बनाना चाहे तो इस प्रकार का बना सकता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो किस भाग में होती है? पौधों के स्ट्रोमा भाग में होती है। और प्रकाशिक क्रिया किस में होती है? प्रकाश होती है ग्रेना भाग में। जो आगे पढ़ेंगे अपने। स्ट्रोमा के अंदर परस्पर समांतरण इकाई झिल्लियों की चादरें हैं, पटलिकाएं होती हैं। थैलेकाइड क्या होती है? पटलिकाएं पतली चपटी सिक्कों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, थैलेकाइड बोलते हैं इसको। स्ट्रोमा और ग्रेना मोस्टली यहां से प्रश्न बन सकते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना के। देखो इसमें ग्रेनम कहलाता है, इसका बंडल जो होता है ग्रेनम कहलाएगा। और पिटिका पटलिक स्ट्रोमा लेबलिस दो ग्रेनों को जोड़कर बनता है। क्वांटोसम क्या होता है? थैलेकाइड की झिल्लियों की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। यहां से देखो मोस्टली प्रश्न बन सकता है कि स्ट्रोमा भाग जो होता है, स्ट्रोमा भाग और ग्रेना भाग। स्ट्रोमा भाग होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा संचालन करता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें अप्रकाशिक क्रिया किसमें होगी? स्ट्रोमा भाग होगी। और ग्रेना भाग में क्या होगी? प्रकाशिक क्रिया होती है, प्रकाशिक क्रिया का संचालन होता है। इसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? ग्रेना भाग करता है। इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। ग्रेना और स्ट्रोमा भाग थोड़ा याद रखना, लवक के भाग है ये। कार्य किया स्ट्रोमा याद रखना, अप्रकाशिक और प्रकाशिक क्रिया कौन कौन कर सकते हैं, इसमें ये प्रश्न आपके बनते हैं। कार्य देखो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करना, लवक का कार्य जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर, जो प्रकाश का यूज करके क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कोशिका के ऊर्जा चक्र में सहायक होते, श्वसन का कार्य भी करते हैं, ठीक है। और तारकाय या तारक केंद्र, इनका आप इंग्लिश नाम याद रखना, सेंट्रोसोम या सेंट्रोइड होल्स जो होते हैं, सेंट्रोसोम याद रखना। सेंट्रोसोम का मतलब क्या? तारकाय होते हैं जो कि जंतु कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। इसकी खोज करता है टी बावेरी। टी बावेरी है तारकाय के खोज करता है। स्थिति कहां पाए जाते हैं? जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और पादप कोशिका के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? एक तो कोशिका भित्ति वाला याद रखना जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, और तारकाय जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। मोस्टली प्रश्न यहीं से बनते हैं आपके। अगर तारक केंद्र की बात करें सेंट्रोसोम की, यह दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना है, तारक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तारक केंद्र के लिए मोस्टली प्रश्न ये बनता है कि जंतु कोशिका पाए जाते हैं। एक इसमें याद रखना, बेलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना किसकी होती है? ये प्रश्न बनता है आपके। बैलगाड़ी जैसी पहिए जैसी संरचना किसकी होती है? ये तारक केंद्र की होती है, तारक केंद्र की संरचना होती है। और इसमें यह संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित प्रीदीय ट्यूबलिन सूत्रों के बने होते हैं। ये थोड़ा सा गहराई का है, यहाँ से इस प्रकार का नहीं बनेगा। मुख्य कार्य कोशिका विभाजन करना है। कोशिका विभाजन के समय तारक तंतुओं का निर्माण करता है। कोशिका जब विभाजन होती है तो तारक तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण देखो, यहां से प्रश्न बन सकता है कि सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण कहां होता है? देखो किससे संबंधित है? तारकाय से संबंधित है। इसका उपयोग है सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में होते हैं। सेंट्रोसोम का शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी तारक केंद्र द्वारा होता है। इसका मुख्य भाग यहाँ से जो स्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न ये तो आवश्यकता नहीं याद रखने की। सीलिया और फ्लैजिला याद रखना आप, सीलिया और फ्लैजिला याद रखना है, जो कि तारक केंद्र से तारकाय से संबंधित है।
गुणसूत्र की संरचना की अगर बात करें, इसमें मुख्य भाग, गुणसूत्र का मुख्य भाग 90% से 92% डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। गुणसूत्र जो होते हैं किससे बने होते हैं? 90 से 92% डीएनए और हिस्टोन से बने होते हैं। गुणसूत्र की संरचना और वगैरह अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में केंद्रक वगैरह है, उसके विभाजन वगैरह है, इसमें यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। यहाँ तक आज इतना बहुत है, तो इसको एक बार अध्ययन कर लेना। इसमें कौन कौन से मैंने बता दिए प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं, और साथ ही आगे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपने नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, जब भी पूरा ये हो जाएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।